हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एस ब्लॉक चैप्टर। एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं हमारे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ आपको एस ब्लॉक चैप्टर की। तो लेट्स बिगिन। देखो, एस ब्लॉक सबसे पहला ब्लॉक है ये पीरियोडिक टेबल का। अब इसमें देखो, जो मैंने लिखा है अपने नोट्स में, पहले मैं वो बता दूँ आपको कि फॉर रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, पहले कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियम यूज़ किया जाता था, पर अब 60 कोबाल्ट यूज़ किया जाता है। ये 60 कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट का आइसोटॉप। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि which metal isotope is used for the treatment of cancer। कौन सी मेटल का आइसोटॉप यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में? तो आंसर आएगा कोबाल्ट। उसके बाद देखो, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने वही लिखे हैं अपने नोट्स में। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपको इससे बाहर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही करना है आपने। अब देखो, उसके बाद मैंने लिखा है लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटॉप अगर पूछा जाए तो वो फ्रेंशियम है। फ्रेंशियम, इसका जो टी हाफ है, हाफ लाइफ बोलते हैं जिसे, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, वो 21 मिनट है। फ्रेंशियम इज़ फॉर्म ड्यूरिंग रेडियो डिके ऑफ एक्टीनियम। अगर पूछें कि फ्रेंशियम किसके रेडियो एक्टिव डिके होने पर बनता है, तो वो एक्टीनियम का जब आप रेडियो एक्टिव डिके करते हो तो फ्रेंशियम मिलेगा हमें। और उसके लिए एक एग्जांपल के तौर पर मैंने रिएक्शन भी लिखी है। देखो, एक्टीनियम गिव्स फ्रेंशियम, और प्लस क्या निकल रहा है? हीलियम। हीलियम को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। फ्रेंशियम के बारे में एक और चीज़ लिखी है, फ्रेंशियम वॉज डिस्कवर्ड लेटर इन 1939 बाय पेरे एट क्यूरे इंस्टीट्यूट पेरिस। ये जस्ट फॉर नॉलेज लिखा है आपके लिए मैंने। और एक और नॉलेज की बात बता दूं, जो मैरी क्यूरी है उसको अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला है मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री में। क्यों मिला था ये पता होना चाहिए आपको, ये जस्ट जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन बनता है। तो उनको मिला था फॉर आइसोलेटिंग एंड स्टडिंग रेडियम एंड पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम को उन्होंने स्टडी किया और आइसोलेट किया, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1911 में, 1911 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है? जो डायगोनल रिलेशनशिप है वो सिर्फ यहीं पर शो होती है एस ब्लॉक में, और किसी ब्लॉक में हम इसको नहीं देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप को, बस यहीं देखेंगे। तो देखो, डायगोनल में क्या होगा, जो लिथियम है उसका डायगोनल रिलेशनशिप होता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का होगा एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन का होगा सिलिकॉन के साथ। अब क्यों होता है डायगोनल रिलेशनशिप? क्योंकि इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? देखो, सिमिलैरिटी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है? जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है अलोंग अ पीरियड बट डिक्रीज डाउन अ ग्रुप। अलोंग अ पीरियड जाए तो इंक्रीज करेगी, मतलब ऐसे इंक्रीज करेगी और ऐसे डिक्रीज करेगी। और इसका ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज करेगा और नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा, ऐसा होगा। अब क्या हुआ कि जब हम डायगनली मूव कर रहे हैं, डायगनली जब मूव कर रहे हैं, देखो इस साइड को इंक्रीज़ है, नीचे को डिक्रीज़ है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इस साइड को डिक्रीज़ है, नीचे की तरफ इंक्रीज़ है। पर जब हम डायगनली मूव करते हैं तो ये जो अपोजिंग ट्रेंड्स होते हैं ये कैंसल आउट हो जाते हैं। मीन्स जब आप डायगनली जाओगे तो वो जितना इंक्रीज़ हुआ होगा उतना डिक्रीज़ हो जाएगा, तो मीन्स उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा। दैट्स वाई जब हम डायगनली जाते हैं
तो सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ना तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा चेंज आया होता है, ना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में, क्योंकि जितना इंक्रीज़ हुआ होगा उतना जब नीचे को गए तो उतना डिक्रीज़ हो गया, है ना, तो वो वापस उसी वैल्यू पे आ जाता है। ऐसे ही सिमिलैरिटी है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई में, सेम इसी तरह से जब आप डायगनली जाओगे तो जितना इंक्रीज़ होगा उतना ही डिक्रीज़ हो जाएगा, तो वो अपने ओरिजिनल वैल्यू पे ही रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सिमिलैरिटी इन पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर को हम डिटेल में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। पोलराइजिंग पावर कैसे होती है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे। अब यहाँ पर सेम वही प्रॉपर्टी है कि जब आप डायगनली जाओगे तो जितनी वो इंक्रीज़ हुई होगी उतनी डिक्रीज़ हो जाएगी, मतलब ओरिजिनली उतनी ही वैल्यू रहेगी। तो इसका मतलब ये सब जो ट्रेंड्स हैं जब डायगनली देखा गया तो ये ना तो इंक्रीज़ हुए, मतलब इनकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितना बढ़ाया था उतना घट गया, तो ओरिजिनली उतने ही रहे वो, इसीलिए इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, ऐसे ही पूछा जाएगा बेरिलियम किसके साथ शो करता है, कौन सा पेयर है जो डायगोनली रिलेट करता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये वाले जो ट्रेंड्स हैं ये नहीं पूछे जाते, ये मैंने आपको बस एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई एस ब्लॉक के बारे में। अब हम एस ब्लॉक का पहला ग्रुप शुरू करेंगे, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स में पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें कौन कौन सी मेटल्स आती हैं। तो इसमें आएंगी, देखो, लिथियम, यहाँ लिखती हूँ, एक मिनट, लिथियम, एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं आएगा यहाँ पे, वो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये आते हैं अल्कली मेटल्स में। इसको लर्न करने की एक ट्रिक भी है। लीना का रिबन किसने फाड़ा, लीना का रिबन किसने फाड़ा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये इनके नाम हैं। तो इनको हम जनरली टिपिकल मेटल्स बोलते हैं, टिपिकल मेटल्स। उसके बाद इनके बारे में और क्या इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो डाउन द ग्रुप हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक रेडियाई साइज़ होता है तो नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो इंक्रीज़ करेगा। एटॉमिक रेडियाई बोलें या फिर आयनिक रेडियाई बोलें, दोनों इंक्रीज़ ही करते हैं डाउन द ग्रुप। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा मैं फिर से बता देती हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि लास्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए। अब जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो शेल्स इंक्रीज़ करती हैं, तो आखिरी शेल जो होती है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर जा चुकी होती है। अब वहाँ पर जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड नहीं होगा क्योंकि वो बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड नहीं है, इसलिए उसको निकालना इजी है। अगर इजी है तो वहाँ पर एनर्जी कम लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। ये हो गई जनरल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद इसी में एक प्रॉपर्टी और है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करते हैं नीचे की तरफ, डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करेंगे। क्यों डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अल्कली मेटल्स हैं, अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें
तो इनका साइज़, अल्कली मेटल्स का जो साइज़ है वो लार्ज होता है। इनमें इंटर मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक होते हैं। वीक हो जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, इनका जो इंटर मेटालिक बॉन्ड है, क्योंकि इनमें तो मेटालिक बॉन्ड ही होगा ना, बिकॉज मेटल्स हैं ये, तो वो वीक होता जाता है। वीक होता जाएगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। फिर एक लास्ट रह गया बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें, वेट। अब एक है हाइड्रेशन इंथैलेपी। हाइड्रेशन इंथैलेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है हाइड्रेशन इंथैल्पी का रिलेशन। मैं सारे रिलेशन करवाऊँगी आपको जो पूछे जाते हैं यहाँ पे। देखो, हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी का मतलब होता है कि जो जल्दी हाइड्रेट, मतलब हाइड्रेट होने के लिए, मतलब पानी में घुलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। अब जब हम देखो, हाइड्रेशन इंथैल्पी पूछी किसकी जाएगी, आयंस की, जैसे लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इसमें आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा हाइड्रेशन इंथैल्पी का, तो इसका ऑर्डर ऐसे आएगा, इस तरह से। अब आपको पता है कि ये नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो उसका पानी में घुलना डिफ़िकल्ट होगा। जितना बड़ा साइज़ होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ना पानी में घुलने के लिए। तो सबसे, हाँ, तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर लिखेंगे कि लिथियम पॉजिटिव की हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, फिर सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबीडियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव। लिथियम का सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ है, इसीलिए इसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है। इस तरह से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। जितना छोटा साइज होगा मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा। नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है फ्लेम कलरेशन का। तो फ्लेम कलरेशन में देखो पूछा जाता है कि जो अल्कली मेटल्स हैं, एज वी नो कि वो फ्लेम में कलर शो करती हैं। अगर उनको फ्लेम में डाला जाए तो वो कलर शो करेंगी। तो कौन सी मेटल कौन सा कलर शो करती है ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लिख लो। सबसे पहले लिथियम की मैं बात करूं तो लिथियम जो है वो क्रिम्सन कलर शो करती है। क्रिम्सन, CRIMSON। क्रिम्सन। उसके बाद सोडियम का येलो कलर होता है, ज़्यादातर सोडियम का पूछा जाता है। देन पोटेशियम, पेल वॉयलेट, पेल वॉयलेट पोटेशियम का। उसके बाद है रुबीडियम, रुबीडियम का है रेड वॉयलेट, रेड वॉयलेट। उसके बाद सीजियम का है ब्लू, ये लिख लेंगे। लिथियम का क्रिम्सन, सोडियम येलो, पोटेशियम पेल वॉयलेट, रुबीडियम रेड वॉयलेट, सीजियम ब्लू। क्वेश्चन और किस तरह से पूछा जाता है वो भी मैं बता दूं। जैसे पूछते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी अल्कली मेटल शो करती है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर की होती है। एज वी नो, विबग्योर पैटर्न आपने पढ़ा होगा। विबग्योर, नीचे वॉयलेट, देन ऑरेंज, देन इंडिगो, इस तरह से कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो रेड कलर है रुबीडियम का। क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम वेवलेंथ तो आप बोलोगे रुबीडियम बिकॉज ऑफ रेड वॉयलेट कलर। अगर पूछा जाए मिनिमम वेवलेंथ तो वो हमें पता है कि ब्लू कलर की होती है मिनिमम वेवलेंथ, तो आंसर आएगा सीजियम, सीजियम। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का। इस पर क्वेश्चन आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे एक मेटल है, ये एक मेटल का सरफेस है। अब यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट होगी। अब मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे इस सरफेस पर लाइट पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसको हम बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो यहाँ पर, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की बात कर रही हूँ तो आपसे ये पूछा जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग शो करता है, कौन बिल्कुल नहीं शो करता, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब मैंने लिखा है ड्यू टू लो आयनाइजेशन इंथैल्पी। ये आई डॉट ई का मतलब है आयनाइजेशन इंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो आप। ड्यू टू लो आयनाइजेशन इंथैल्पी अल्कली मेटल्स स्पेशली पोटेशियम एंड सीजियम है, ये थोड़ा सा कट हो गया है यहाँ से, तो यहाँ पर है पोटेशियम एंड सीजियम। पोटेशियम एंड सीजियम इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एक्सपोज टू लाइट। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में हमें मालूम है कि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होगी। अब वो क्यों, जैसे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे पास यही मेटल्स आती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पीरियोडिक टेबल में। फिर इसके सामने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। फिर यहाँ पर डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, शक्ति विकर्मन। यहाँ पर पी ब्लॉक होता है, ऐसे। लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है, नीचे की तरफ डिक्रीज़ करती है। तो यहाँ पर जो ये मेटल्स आ रही हैं सबसे पहले वाली, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी तो कम ही होगी ना, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज़ हो रही है, तो इनकी तो कम ही हुई। तो इसीलिए बोला है कि इनकी लो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वजह से अल्कली मेटल्स की स्पेशली सिर्फ पोटेशियम और सीजियम हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट शो करते हैं। क्योंकि जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो पोटेशियम, रुबीडियम, ऐसे आता है, सीजियम, यहाँ फ्रेंशियम। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है। अब आयनाइजेशन एनर्जी, मैंने आपको बोला कि आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है। अब वो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि नीचे की तरफ डिक्रीज़ क्यों करती है, क्योंकि शेल्स बहुत इंक्रीज़ हो गई होती हैं, न्यूक्लियस से बहुत दूर जा चुकी होती है आखिरी वाली, न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंड नहीं होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट भी तो यही था ना, कि मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। सेम आयनाइजेशन एनर्जी भी यही है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकलेगा, जल्दी बाहर निकलेगा, उसी को तो हम बोलेंगे कि उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आप ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सीजियम इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सोलर सेल्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फ्रेंशियम तो हम काउंट नहीं करते, क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो हम किसको देखते हैं यहाँ पे, सीजियम को। सीजियम का स्ट्रॉन्ग फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता है और इसको सोलर सेल्स में यूज़ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लिथियम है, लिथियम जो है वो ये इफ़ेक्ट शो ही नहीं करता, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इतनी ईजिली निकलेगा नहीं, है ना, तो ये इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आगे चलते हैं, रिड्यूसिंग करैक्टर और रिएक्टिविटी, ये भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको दो तरह से पूछा जाता है, या तो गैशियस स्टेट में या तो एक्वस में। बस ये ध्यान देना है क्वेश्चन में कि पूछा कौन से स्टेट में, गैशियस स्टेट में पूछा है कि एक्वस में पूछा है। अब देखो, रिड्यूसिंग करैक्टर या रिएक्टिविटी। रिड्यूसिंग करैक्टर होता क्या है, रिड्यूसिंग नेचर होती है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलना उसमें से, किसी मेटल में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है उस मेटल के ऊपर, यही रिड्यूसिंग नेचर होता है।
इलेक्ट्रॉन निकलना और मेटल का पॉजिटिव होना। अब आप देखो, अगर गैसियस स्टेट में पूछा जाए तो हमें मालूम है, अभी मैंने बताया कि नीचे की तरफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करती है, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जल्दी निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज भी जल्दी आ जाता है, तो उसकी रिड्यूसिंग नेचर भी ज़्यादा हुई, है ना। तो यही ऑर्डर है, नीचे की तरफ रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज़ कर रहा है ड्यू टू आयनाइजेशन इंथैल्पी। ये हो गया पहला ऑर्डर। अब अगर पूछा जाए एक्वस में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो ये ऑर्डर आएगा, देखो, डिक्रीज़ करे, नीचे की तरफ इंक्रीज़ करेगा रिड्यूसिंग नेचर, बट एक्सेप्शन किसकी है, लिथियम की यहाँ पे। अब बोला कि लिथियम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन वाइल सोडियम इज़ द लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं ये कहाँ से आती हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने वहाँ पे। तो उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये बताया है कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट है और सोडियम लीस्ट है। तो वो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है, तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक मैं रिएक्शन लिखवा दूँ पहले। अब हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहली रिएक्टिविटी जो है वो विद ऑक्सीजन के साथ बात करूँगी। रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं? देखो, जब लिथियम को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बनेगा लिथियम मोनोक्साइड। ध्यान देना है मैं क्या बोल रही हूँ, लिथियम मोनोक्साइड, मोनोक्साइड, लिथियम मोनोक्साइड। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन में लिख रही हूँ, अगर मैं सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊँ तो यहाँ पर बनेगा Na2O2। इसको बोलते हैं सोडियम पेरोक्साइड। पेरोक्साइड सुना होगा आपने पहले, पेरोक्साइड। बाद में मैं बताती हूँ कि इनका मतलब क्या है, आगे लिख लो। और जो बचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर KO2 बनेगा, RbO2, CSO2। इनको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड्स। जैसे मैं पोटेशियम को बोलूँ तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड, तो ये होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। अब इनमें तीनों में डिफरेंस क्या है मैं वो बता दूँ। जैसे एक मोनोक्साइड बना, एक पेरोक्साइड बना, एक सुपर ऑक्साइड बना। देखो, सबसे पहले एक हमने लिखा लिथियम मोनोक्साइड, एक हमने लिखा सोडियम पेरोक्साइड, और एक सुपर ऑक्साइड ले लेती हूँ मैं ये। अब इन तीनों में क्या है कि जब आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे ना, यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की निकालनी है, ऑक्सीजन की निकालें तो देखो कितनी आएगी। लिथियम पे +1 चार्ज होता है और इसकी निकालनी है, इसको x मान लिया, 2 + x = 0, x आ रहा है -2। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1 है ना, तो 1 × 2 + x = 0। सोडियम पे भी +1 चार्ज होता है, तो 1 × 2 2, और यहाँ पे x, तो ये 2x = 0, x आ जाएगा यहाँ से -1। ऐसे ही पोटेशियम वाली निकालेंगे तो यहाँ पे 1 + 2x = 0, x आएगा
हाफ। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर तो ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो वो नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो पेरोक्साइड है। अगर -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो वो सुपर ऑक्साइड है। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि डायरेक्ट वो आपसे पूछ लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेरोक्साइड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सुपर ऑक्साइड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑक्साइड। तो आपने वहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखनी है। अगर तो -2 आ रही है तो वो ऑक्साइड है, -1 आ रही है पेरोक्साइड है, -1/2 आ रही है तो सुपर ऑक्साइड है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। चलो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऊपर वाला यहाँ तक। अब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि इसको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन सबमरीन्स। सबमरीन्स में इसको एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, स्पेस शटल्स में भी यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन मास्क में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ऑक्साइड को पेरोक्साइड में कैसे बदल सकते हैं। एक नॉर्मल ऑक्साइड है, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्साइड है। जब हम इसको ½ O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये रिएक्शन करेंगे तो पेरोक्साइड बनेगा। पेरोक्साइड का सिंबल मैंने लिखा है कि क्या होता है। फिर उसके बाद अगर इसको O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सुपर ऑक्साइड बनेगा। तो ये इनके सिंबल्स हैं, ये याद रखने हैं। उसके बाद आगे देखो, लिखा है कि लिथियम पॉजिटिव का स्मॉल साइज़ है और उसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है अराउंड इट, और वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, दैट इट डज़ नॉट परमिट द ऑक्साइड आयन, मतलब O2 नेगेटिव, टू कंबाइन विद अनदर ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म पेरोक्साइड आयन। तो इसीलिए बोला लिथियम सिर्फ और सिर्फ मोनोक्साइड बनाता है। लिथियम कभी भी पेरोक्साइड भी नहीं बनाएगा और ना ही सुपर ऑक्साइड बनाएगा। फिर उसके बाद आगे हमने लिखा है कि जो सुपर ऑक्साइड्स हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। अब उनके कलर क्या क्या हैं वो लिखे हैं। जैसे ये सुपर ऑक्साइड्स हैं, कलर है मतलब पैरामैग्नेटिक है। अगर डायमैग्नेटिक हो तो वो कलरलेस होते हैं, अगर पैरामैग्नेटिक है मतलब कलर्ड है। तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का ऑरेंज होता है, रुबीडियम सुपर ऑक्साइड ब्राउन, सीजियम सुपर ऑक्साइड का ऑरेंज, ये कलर्स होते हैं। और अगर मैं मोनोक्साइड्स की बात करूं, लिथियम मोनोक्साइड और सोडियम पेरोक्साइड की बात करूं, तो इन दोनों का ही येलो कलर होता है क्योंकि इनमें थोड़ा सा सुपर ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ऑक्साइड्स कलरलेस और डायमैग्नेटिक होते हैं। जो जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कभी भी कलर्ड नहीं हो सकते, ठीक है। और डायमैग्नेटिक वाले हमेशा ही कलरलेस होंगे और पैरामैग्नेटिक वाले हमेशा कलर्ड होते हैं। अब आगे लिखा है कि जो अल्कली मेटल्स हैं इनको हम इनर्ट हाइड्रोकार्बन में इनर्ट हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में स्टोर करके रखते हैं, लाइक पेट्रोल, ईथर, हेक्सेन, बेंजीन, केरोसिन ऑयल। आपने पढ़ा भी होगा कि सोडियम और पोटेशियम के बारे में, कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर हम उनको एयर की प्रेजेंस में रखें या वाटर की प्रेजेंस में रखें तो वो फायर कैच कर लेते हैं, इसीलिए केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। तो इन जो भी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स लिखे हैं इनमें स्टोर करके रख सकते हैं उनको। फिर उसके बाद आगे लिखा है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो आपसे किसी की भी रिएक्टिविटी पूछी जाए, चाहे रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की पूछी जाए चाहे वाटर के साथ पूछी जाए, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज ही करती है, हमेशा इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि मेटल्स के लिए डाउन द ग्रुप जो
रिड्यूसिंग नेचर है वो इंक्रीज़ करती है। रिड्यूसिंग नेचर भी एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न होता है कि ml बॉन्ड नीचे की तरफ इंक्रीज़ होता जाता है, तो बॉन्ड जितना बड़ा होता जाएगा उसको तोड़ना इजी होता जाएगा। ईज़िली टूट जाएगा तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। ईज़िली टूट रहा है मतलब जल्दी रिएक्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए रिएक्टिविटी हमेशा नीचे की तरफ इंक्रीज़ ही करती है। हर ग्रुप में आप यही पढ़ोगे। चलिए अब नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्टिविटी, अब ऑक्सीजन के साथ मैंने आपको रिएक्टिविटी पीछे करवा दी कि मोनोक्साइड बनता है, पेरोक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड बनता है, ये हमने पढ़ लिया। अब वाटर के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनेगा, देखो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्साइड बनता है, MOH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड्स। M मतलब मेटल। और रिएक्टिविटी नीचे की तरफ इंक्रीज़ ही करेगी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। फिर ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं इस तरह बनेंगे ना हाइड्रोक्साइड्स। अब इनके बेसिक करैक्टर की बात कर रहे हैं। बेसिक करैक्टर बोला इंक्रीज़ करेगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसीलिए बेसिक करैक्टर बोला इंक्रीज़ कर रहा है नीचे की तरफ। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताऊँ। देखो एसिडिक करैक्टर और बेसिक करैक्टर का क्वेश्चन आप हर ब्लॉक में पढ़ोगे। एस ब्लॉक में भी पढ़ोगे, पी ब्लॉक में तो सबसे ज़्यादा पढ़ोगे, फिर डी में, एफ में, हर किसी में एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, या हम उसको एसिडिक करैक्टर या बेसिक करैक्टर भी बोल देते हैं। तो ये आप हर ब्लॉक में पढ़ोगे। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। देखो आप एक, और हर ब्लॉक में आप हाइड्राइड्स पढ़ोगे, मतलब रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विद हैलोजन, रिएक्टिविटी विद वाटर। तो इस तरह से आप हर किसी ब्लॉक में ये रिएक्टिविटीज़ पढ़ोगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि अगर तो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्टिविटी है, और एक आपको याद रखना है कि और किसी के साथ भी हाइड्रोजन के अलावा, चाहे ऑक्सीजन के साथ है, चाहे हैलोजन्स के साथ है, चाहे वाटर के साथ है, चाहे किसी के भी साथ है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, देखो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, जो हाइड्रोजन के साथ आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और बाकी अगर कोई भी पूछा है, ऑक्सीजन है, हैलोजन है, वाटर है, कुछ भी है इसके अलावा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको पता ही है कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है, नीचे की तरफ डिक्रीज़ करती है, ठीक है। अब हमारे पास केस क्या है, वाटर के साथ। वाटर के साथ हम रिएक्टिविटी देख रहे हैं। वाटर के साथ क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। चलो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो हमने पढ़ा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप ये रीज़न छोड़ दो, ये हमें रीजंस नहीं याद रखने, क्योंकि हमें डायरेक्ट ऑर्डर पूछे जाते हैं। अब ये है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं अगर मैं, तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करेगी। अब मैंने पढ़ा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज़। और एसिडिक स्ट्रेंथ के बिल्कुल ऑपोजिट होती है बेसिक स्ट्रेंथ। अगर ये डिक्रीज़ कर रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, इंक्रीज़। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑर्डर है वो भी क्या है कि इंक्रीज़ कर रही है डाउन द ग्रुप।
तो इस ट्रिक से अगर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। चलिए आगे, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी देखनी है अब हमें। देखो, हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड बनते हैं, जैसे कि ये लिखा है आयनिक हाइड्राइड्स। और अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ तो रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हाइड्राइड्स के केस में बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, डिक्रीज। तो इस केस में बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी नीचे की तरफ, और रिएक्टिविटी तो इंक्रीज ही करती है नीचे की तरफ, इतना मालूम ही है। और इसमें एक कंसेप्ट आता है लैटिस एंथैल्पी का। लैटिस एंथैल्पी क्या है, देखो, लैटिस एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्जेस होते हैं कटाइन और अनाइन के, और नीचे आर रेडियस मतलब साइज होता है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के। अगर साइज़ बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। ये तो हो गया सीधी बात, पर एक्सप्लेन करना हो अगर लैटिस एनर्जी है क्या, तो देखो, जैसे NaCl एक सॉलिड एटम है, अगर हमें इसे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव गैशियस आयंस में कन्वर्ट करना है। देखो, NaCl था एक सॉलिड, इसको तोड़ा हमने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो यहाँ तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगी उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। समझ आया? NaCl टूटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, वो टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। और लैटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। अगर साइज़ बड़ा होगा तो एनर्जी कम लगेगी, मतलब जल्दी टूट जाएगा, और अगर साइज़ कम होगा, छोटा होगा साइज़, तो वहाँ एनर्जी ज़्यादा लगेगी। चलिए, तो यहाँ लिखा है कि लैटिस एनर्जी ऑफ दीज हाइड्राइड्स डिक्रीज। नीचे की तरफ डिक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है। नीचे की तरफ साइज़ बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। अब मैं स्टेबिलिटी का कंसेप्ट बता देती हूँ। जैसे मैंने बोला कि अगर साइज़ बड़ा है तो एनर्जी कम लग रही है, लैटिस एनर्जी कम लग रही है। लैटिस एनर्जी कम लग रही है मतलब वो जल्दी टूट रहा है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, जल्दी टूट रहा है। और जो चीज़ जल्दी टूट जाती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है ना। जो मुश्किल से टूटे वो ज़्यादा स्टेबल हुआ ना, तो इसीलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है। फिर एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर लिथियम हाइड्राइड के बारे में। लिथियम हाइड्राइड को यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर मिलिट्री पर्पसेस। हाइड्रोजन के सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड फॉर फिलिंग मेट्रोलॉजिकल बैलून्स बिकॉज ऑफ लो मॉलिकुलर वेट। मेट्रोलॉजिकल बैलून्स क्या होते हैं, जो वेदर बैलून्स होते हैं, जो नियोप्रीन के बने होते हैं। नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर होती है, उसके बने होते हैं, और ये एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को ऑब्जर्व करने के काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट है रिएक्टिविटी विद हैलोजन। हैलोजन्स के साथ रिएक्टिविटी। देखो, अभी तक हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी, हमने वाटर के साथ भी पढ़ ली, हमने हाइड्रोजन के साथ भी पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं हैलोजन के साथ। चलिए देखो, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ ऑर्डर्स लिए हैं, जैसे ये। अब हैलोजन्स के साथ जो रिएक्टिविटी है वो लैटिस एंथैल्पी का कंसेप्ट ही वहाँ काम आएगा।
अब नीचे की तरफ हमें पता है कि साइज़ इंक्रीज़ करता है, साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, और अगर एनर्जी कम लग रही है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी भी क्या है, कम है। अगर स्टेबिलिटी कम है तो वो जल्दी मेल्ट होगा कि टाइम लगेगा मेल्ट होने के लिए। देखो, अगर किसी चीज़ की स्टेबिलिटी कम है, कम स्टेबल है वो, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा ना। जल्दी मेल्ट हो गया मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अगर स्टेबिलिटी कम है तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। रिलेट करके चलो, समझते हुए चलो, रट्टा नहीं मारना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नीचे की तरफ साइज बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी घटती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। एनर्जी घट रही है, एनर्जी कम लग रही है, मतलब स्टेबिलिटी भी कम है। स्टेबिलिटी कम है मतलब जल्दी मेल्ट हो रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। तो आपसे अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाए, या लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए, या फिर आपसे साइज़ का ऑर्डर पूछा जाए, तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो। चलिए आगे, हाइड्राइड्स हैं, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है। तो बेसिक स्ट्रेंथ तो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, रीज़न पे नहीं जाना आपने, ट्रिक मैंने बता दी। हाइड्रोक्साइड्स है ना, ये सिर्फ हाइड्राइड्स के लिए अलग है, बाकी अगर ऑक्सीजन हो, हेलोजन हो, वाटर हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए हमने पढ़ा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ डिक्रीज़ करती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ करेगी। अगर ये डिक्रीज़ कर रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है, उल्टा होता है। चलिए ये भी हो गया। अब हम आते हैं पोलराइजेशन पे, जो पीछे पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, पोलराइजेशन पावर। अब मैं वो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी आपको। पोलराइजेशन इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट करैक्टर, आयनिक और कोवलेंट करैक्टर का कंपैरिजन करते हैं हम पोलराइजेशन इफ़ेक्ट से। और ये कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। फजान्स रूल इम्पॉर्टेंट रूल है, फजान्स रूल। देखो पहले पढ़ते हैं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि जब कटायन किसी अनायन को अप्रोच करता है तो अनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो अट्रैक्ट होगा कटायन की तरफ, और जब वो अट्रैक्ट हो रहा होगा उसकी तरफ तो वो टूट जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो बोला जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन प्रोड्यूस होगी उतने ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो एटम के बीच में। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो एटम्स के बीच में, आयनिक करैक्टर कम होगा और कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो ये तो थी एक्सप्लेनेशन। बाकी ये अप्लाई कैसे करते हैं, रूल कैसे करता है, वो मैं बताती हूँ। देखो पहला पॉइंट लिखा है, इसके पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है स्मॉल साइज ऑफ द कटाइन। जितना कटाइन का छोटा साइज होगा, ओके, ग्रेटर दी स्मॉल साइज, मतलब आपने ये याद रखना है कि स्मॉल साइज होना चाहिए कटाइन का। अगर कटाइन का स्मॉल साइज है तो पोलराइजेशन ज़्यादा है, पोलराइजेशन ज़्यादा है तो कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा है, और कोवलेंट से बिल्कुल ऑपोजिट होता है आयनिक करैक्टर। अगर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है तो आयनिक करैक्टर कम होगा, उल्टा होता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कटाइन का स्मॉल साइज़ है तो पोलराइजेशन ज़्यादा है, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है। अब देखो एक ऑर्डर लिखा है ये यहाँ पर कटाइन के साइज़ की बात करें, अगर कटाइन कौन है यहाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये कटाइन है। Cl के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आता है तो वो अनायन है। अब यहाँ पर स्मॉल साइज़ की अगर मैं बात करूँ, इस तरफ को जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ करता है ना, तो छोटा साइज़ किसका हुआ, लिथियम का। तो जितना स्मॉल साइज़ होगा कटाइन का
उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन और उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर। तो इसीलिए यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर का ऑर्डर ये आ जाएगा, छोटा साइज़ होना चाहिए। अब अनाइन की बात करते हैं। लार्ज साइज ऑफ द अनाइन, अनाइन का बड़ा साइज़ देखना है। अब यहाँ पर देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अनाइंस हैं और इनमें सबसे बड़ा साइज़ किसका है? आयोडीन का। तो इसका कोवलेंट करेक्टर क्या हुआ? सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लार्ज चार्ज ऑन कटाइन एंड अनाइन। जितना ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा कटाइन और अनाइन पे उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन, उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर। देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव, Cl, या तो कटाइन पे चार्ज देख लो या अनाइन पे देख लो, है ना। कटाइन पे देखें तो सोडियम पे पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, एलुमिनियम पे 3 पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा चार्ज एलुमिनियम पे है, तो इसका कोवलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। फिर ऐसे ही ये एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर हम अनाइन पे देख सकते हैं क्योंकि कटाइन तो सेम ही है, सोडियम सोडियम सोडियम। Cl पे -1 होता है, SO4 पे -2 होता है, PO4 पे -3 होता है। तो इसका कोवलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। जितना बड़ा चार्ज, चाहे कटाइन पे देख लो चाहे अनाइन पे, तो उसका उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन, उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर। चलिए आगे, लैटिस एनर्जी एक्सप्लेन करिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लैटिस एनर्जी होती है 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है। और ये भी बता दिया कि जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करिए, देखो अगर किसी चीज़ की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा का मतलब समझते हो कि उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है उसको गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है मतलब वो स्टेबल है कंपाउंड, तभी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। अगर वो स्टेबल ज़्यादा है तो उसको मेल्ट होने के लिए भी टाइम लगेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, है ना। मेल्ट होने के लिए टाइम लग रहा है, इसका मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, अब जो चीज़ जल्दी मेल्ट हो जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी मतलब घुलना, पानी में घुलने की अगर मैं बात करूं तो वो जल्दी घुल जाएगी, जल्दी मेल्ट होगी तो जल्दी घुलेगी ना पानी में। पर अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, उसको बहुत टाइम लग रहा है मेल्ट होने के लिए, तो वो पानी में घुलने को भी तो बहुत टाइम लगेगा ना उसको, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, मेल्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, जल्दी नहीं घुल रहा वो पानी में, याद रखो। फिर है हाइड्रेशन इंथैल्पी। हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है कि वो जो गैसियस आयंस में कन्वर्ट हुए थे लैटिस इंथैल्पी में, अब उनको वाटर के साथ कंबाइन करें तो हाइड्रेटेड आयंस बनाने हैं। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है। हाइड्रेशन इंथैल्पी मतलब पानी में जो एनर्जी लग रही है घुलने के लिए, है ना। तो सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं इसी को रिलेट करूँ, देखो पूरा मैं आपको रिलेट करके बताऊँ। हमने सबसे पहले पढ़ा साइज़, अगर साइज़ ज़्यादा है, बड़ा है साइज़, तो लैटिस इंथैल्पी कम होगी, डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लैटिस एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी भी कम है, स्टेबिलिटी कम है मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। मेल्ट होने के लिए भी अगर स्टेबिलिटी कम है तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा ना, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है, जल्दी मेल्ट हो रही है कोई चीज़, तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हुई ना, जल्दी सोलूबल हो जाएगा ना वो पानी में अगर जल्दी मेल्ट हो रहा है। तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी भी ज़्यादा होगी।
क्योंकि सॉल्युबिलिटी और हाइड्रेशन इंथैल्पी डायरेक्टली रिलेट करते हैं। अब अगर आप देखो लैटिस इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी को, तो ये उल्टे हैं। लैटिस इंथैल्पी कम है तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज़्यादा है। तो इस तरह से आपने रिलेट करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं इनकी कुछ एनॉमलस बिहेवियर। सबसे पहले मैंने लिखा है कि लिथियम को हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा सोडियम और पोटेशियम को आप कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हो, बट लिथियम को नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैरोसिन के ऊपर फ्लोट करेगा, इसकी डेंसिटी कम है, इसीलिए इसको रैप करके रखा जाता है पैराफिन वैक्स में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिथियम इज़ यूजुअली केप्ट रैप्ड इन पैराफिन वैक्स। अब हम आगे पढ़ते हैं एनॉमलस बिहेवियर लिथियम का। चलिए एनॉमलस बिहेवियर है लिथियम का। पहला पॉइंट है हायर पोलराइजेशन पावर लिथियम पॉजिटिव की। वो तो मैंने पीछे पोलराइजेशन पावर में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो जो पीछे पॉइंट डिस्कस कर लिए वो दोबारा नहीं करते। फिर एक क्वेश्चन है सीजियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ड्यू टू इट्स लोएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव पूछा जाए तो वो सीजियम आएगा। क्यों? क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। इस वजह से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर होगा, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज जल्दी आता है, इसीलिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। फिर है कि अल्कली मेटल्स कंबाइन विद मरकरी टू फॉर्म कंपाउंड्स नोन एज अमलगम्स। अमलगम आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो जब अल्कली मेटल्स मरकरी के साथ कंबाइन होती हैं तो उनको अमलगम कहते हैं, और ये रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम। लिथियम की एक्सट्रैक्शन, ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से देखो डिटेल में पूछा जाता है, कुछ भी पूछ लेंगे वो आपसे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ लिथियम, एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? बाय इलेक्ट्रोलिसिस। किसकी? ड्राई लिथियम क्लोराइड की और पोटेशियम क्लोराइड की। हाँ जी, तो ड्राई लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड लिखा है कि इट कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ देयर ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। देखो इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको मेनली यही याद रखना है कि बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं लिथियम की। किसकी इलेक्ट्रोलिसिस? ड्राई लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं बस। उसके बाद मैंने कुछ ऐसी एक्स्ट्रा में नॉलेज के लिए लिखा है कि लिथियम इज़ यूज्ड एज अ गेटर और स्कैवेंजर बिकॉज it used for removing last traces of oxygen and nitrogen during refining of metal। ये इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखनी है डाउन्स प्रोसेस पूछ ली जाती है। डाउन्स प्रोसेस से हम सोडियम की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और लिखा है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाउन्स प्रोसेस। मेनली प्रोसेस याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके यूज़ है कि इसको लसांजनेस टेस्ट में यूज़ किया जाता है। किसके लिए? लसांजनेस टेस्ट किसके लिए होता है? फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी डिटेक्शन के लिए। Next point is very important. About 60% of world production of sodium, पूरी दुनिया में जो 60% प्रोडक्शन है सोडियम की, वो क्यों की जा रही है? टेट्रा इथाइल लेड बनाने के लिए। ये फॉर्मूला है टेट्रा इथाइल लेड, या फिर आप टेट्रा मिथाइल लेड भी बोल सकते हो। ये क्या है? एंटी नॉकिंग एजेंट है।
एंटी नॉकिंग एजेंट फॉर गैसोलीन। गैसोलीन मतलब पेट्रोल। क्वेश्चन आपने देखा होगा टेट में बहुत बार पूछा गया है कि एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है ना, या फिर टेट्राइथाइल लेड क्या है। तो एंटी नॉकिंग एजेंट, अब मैं बता दूँ आपको एंटी नॉकिंग एजेंट का काम क्या है पेट्रोल में। तो ये उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। उसके बाद देखो पोटेशियम का यूज़ लिखा है, KCl लिखा है ये मैंने। KCl यूज़ किया जाता है एज फर्टिलाइज़र और एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट है फॉर CO2 के लिए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, जैसे कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और ये कौन सी प्रोसेस से मैन्युफैक्चर्ड है, सोल्वे अमोनिया प्रोसेस से। इसके यूज़ क्या है, मेन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग सोप, ग्लास, बोरेक्स एक्सेट्रा, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, सेकंड है कास्टिक सोडा, फॉर्मूला NaOH का मेन आपको ये याद रखना है कि कौन सी वेसल में इसको प्रिपेयर किया जाता है, कैसनर एंड कैलनर सेल या मर्करी कैथोड सेल भी बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन ये रही। इम्पॉर्टेंट है इसके यूज़, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक है, एंटी एसिड है। यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके। उसके बाद है हमारे पास बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस सोडियम और पोटेशियम की। लास्ट टॉपिक रह गया इस ग्रुप में, अल्कली मेटल्स वाले ग्रुप में। देखो जो सोडियम आयंस है वो प्राइमरली फाउंड होते हैं आउटसाइड दी सेल के बाहर होते हैं ब्लड प्लाज्मा में, और जो पोटेशियम आयंस हैं वो सेल के अंदर होते हैं। फिर जो सोडियम आयंस हैं वो हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, in regulating the flow of water across cell membranes and in transport of sugar and amino acid into the cell। ये काम हो गया। और पोटेशियम आयंस का काम क्या है, ये बहुत सारे इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए, और जो प्रोड्यूस करते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP। तो ये इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हो गई। अब ये जो अल्कली मेटल्स चैप्टर है इसका पहला ग्रुप मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया, अल्कली मेटल्स वाला। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया, प्रॉपर नोट्स आपको अच्छे लगे, समझ आए, आप बनाना खुद से नोट्स, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि और एक बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।